नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट विषय पर कार्यशाला सीएम धामी ने की शिरकत। धामी सरकार को 23 मार्च को हो रहा है 1 साल पूरा। देहरादून में किया जाएगा मुख्य कार्यक्रम 1 साल नई मिसाल थीम पर राज्य भर में होंगे कई आयोजन। रुड़की में किसानों में रोष। भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर किया प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। भगवानपुर थाना में पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में दर्ज था मुकदमा। सितारगंज में मजदूर को बाघ ने बनाया निवाला। क्षेत्र में मचा हड़कंप। परिजनों में छाया कोहराम। मजदूर को बाघ ने बनाया निवाला। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की जेलों में चल रहे सालों पुराने कानून की जगह जल्द नई जेल नियमावली लागू होने की उम्मीद है। अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। साल 2016 में देश भर की जेलों में कैदियों की समस्याओं को देखते हुए मॉडल जेल मैनुअल बनाया गया था और इसी आधार पर राज्यों को भी अपने स्तर पर मैनुअल बनाने के लिए कहा गया था। उत्तराखंड में भी साल 2019 में इसकी तैयारी शुरू की गई, लेकिन 4 साल बाद भी नई जेल नियमावली तैयार नहीं हो पाई। ऐसे में अब उम्मीद है कि अगली कैबिनेट में इस पर मोहर लग सकती है। बढ़ाने का जो हमारा प्रस्ताव है, नई जेलें बनाने का, उस पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रिजनर्स जेल में हैं जिनको प्री मैच्योर रिलीज़ किया जा सकता है, तो नियमावली में संशोधन करके और उसके साथ इन प्री मैच्योर रिलीज़ के लिए भी कंसिडर किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट प्रिजन मैनुअल सभी स्टेट्स को सर्कुलेट किया था। हमारी स्टेट भी उसी पर कार्य कर रही थी। कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ हम लोग नया ड्राफ्ट मैनुअल तैयार कर रहे हैं जो जल्द ही तैयार होगा और होपफुली हम उसको अगली कैबिनेट की बैठक में पुट अप कर सकेंगे। मुख्य सचिव मुखबिर सिंह संधू ने G20 सम्मेलन के बारे में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य के लिए यह गौरव का पल है कि राज्य में G20 समिट की 3 बैठकें होंगी। इनमें रामनगर में होने वाले राउंड टेबल सम्मेलन में विदेशों से टॉप वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। रामनगर के थे, लेकिन कुछ क्योंकि ये नरेंद्र नगर में ऋषिकेश में भी मीटिंग 2 होनी है, कुछ प्रस्ताव उनके भी आए थे, तो आते रहेंगे प्रस्ताव। ये तो 100 करोड़ रुपए तक रखा है, लेकिन वो कोई G20 अकेला नहीं। जैसे सड़क रिपेयर होनी है तो केवल G20 के लिए थोड़ी, वो तो वैसे भी रिपेयर होनी है और अगले 5 साल वो चलनी ही है। तो ऐसे ज्यादा काम ऐसे हैं जो केवल G20 के लिए नहीं है। केवल G20 के लिए जो साज सज्जा या ऐसी चीजें करनी, वो तो बजट काफी कम है। ज्यादातर बिजली का काम, जो बिजली के पोल बदलने वाले थे, कोई ट्रांसफार्मर नए लगने वाले थे, सड़क रिपेयर होने वाली थी, कोई पुल बनने वाला था, इस तरह के काम हैं जो कि G20 के बाद भी जनता को काम आते रहे। G20 में सबसे पहली मीटिंग 28, 29, 30 मार्च को रामनगर में है, आप अवगत हैं, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर आएंगे G20 देशों के, और उसकी तैयारी लगभग डेली समीक्षा हो रही है। क्योंकि ये मीटिंग हमें लेट पता चला था, भारत सरकार ने बताया था कि हमें करनी है, और युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। आपके साथी जो उधम सिंह नगर और नैनीताल में इस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, वो भी आपको बता रहे होंगे। 24 घंटे काम चल रहा है। अभी मैंने डीएम दोनों से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात की और दोनों डीएम्स ने बताया कि पूरी तैयारी अच्छी तरह चल रही है और 28 तारीख से पहले ही सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। इसमें जो बजट के प्रस्ताव आए थे, हाई पावर्ड कमेटी जो मुख्य सचिव जिसको चेयर करते हैं, उसमें सभी प्रस्ताव भी सैंक्शन हो गए हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी न रहे। और क्योंकि ये प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो इसलिए सभी लोग लगे हुए हैं, सारी टीम लगी हुई है।
आज गोविंदाचार्य राष्ट्रीय चिंतक और विचारक सामाजिक कार्यकर्ता जेपी आंदोलन के सूत्रधार संस्थापक राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए गंगा और हिमालय को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हिमालय और गंगा के लिए सरकार को एक नीति बनानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही कारण है कि आज जोशीमठ में जो हालात हैं, इसके पीछे भी उन्होंने सरकार को जिम्मेदार मानते हुए आगे सबक लेने की बात कही। तो हिमालय की चिंता भी उतनी ही आवश्यकता है। ग्लेशियर तेजी से पिघल गए तब मुसीबत आ जाएगी, और इको सेंसिटिव फ्रेजाइल जोन नहीं बनाया तो हिमालय धंसने लगा तो जोशीमठ तो एक अंगड़ाई है, बता रहा है कि सावधान हो जाओ। तो प्रकृति के साथ जो अन्याय हुआ है वो आगे न हो, इसकी पुरकस व्यवस्था की जाने की ज़रूरत है। इसके लिए आवश्यक है एक अथॉरिटी बने जो इन बातों का नियमन और नियंत्रण कर पाए। हल्द्वानी विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर विधायक सुमित हृदेश ने आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में लोक निर्माण विभाग, पेयजल सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। समिति के अधिकारियों से कहा कि हल्द्वानी के लिहाज से 2 विकास योजनाएं प्रमुख हैं, जिनमें 300 करोड़ की लागत से जू और करीब 2000 करोड़ की लागत से रिंग रोड शामिल हैं। इसके अलावा हल्द्वानी के लिए आपसे ISBT का बनाया जाना भी बेहद जरूरी है, जिसको लेकर सरकार अभी भूमि चयन में ही व्यस्त दिखाई दे रही है। विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि UUSDA जो कार्यदायी संस्था बनाई गई है, उसको उत्तराखंड में काम करने का अनुभव नहीं है। बैठक मैंने आज ली, जिसमें PWD, पेयजल, जल निगम, जल संस्थान, वन और आदि जो विभाग हैं, सारे विभागों की समीक्षा ली। जिन विभागों ने DPR तैयार करा लिए उनकी भी समीक्षा हुई, और जो तैयारी में है या सम्मिलित नहीं हो पाए थे किसी कारणों से, उनको सम्मिलित कराकर इस प्रक्रिया को आगे मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दिया। अब पाला जो है और जो अनुकंपा माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाना चाहते हैं हल्द्वानी के विकास के लिए, वो उन पर निर्भर है। मैं अवश्य व्यक्तिगत तौर से भी उनके पास जाऊंगा, और ये जितने विकास की योजनाएं हैं, क्योंकि देखिए सबका साथ सबका विकास का नारा देकर उन्होंने वो पत्र लिखा था। अब देखते हैं कि उनकी लेखनी में, उनके हृदय में क्या वही भाव हैं और वही स्वभाव से वो विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, अभी समय बताएगा। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें तमाम वैज्ञानिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी पर्वतीय राज्य हैं जहां पर की अब आपदाएं आती रहती हैं, और पहले मौसम की परिस्थितियों को देखकर आपदा आती थी, लेकिन अब आपदा का स्वरूप बदला नजर आ रहा है। आपदा कभी भी आ सकती है, इसके लिए किस तरीके से तैयार होना है, इन सब विषय पर चर्चा हुई है। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड राज्य ही नहीं, अन्य जो पहाड़ी या हिमालय राज्य हैं, उनको भी इसका फायदा मिलेगा, और तमाम यहाँ पर वैज्ञानिक मौजूद हैं। ये आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे उत्तराखंड के साथ साथ जितने भी आपदा प्रभावित राज्य हैं, जिनको हिमालयन राज्य कह सकते हैं, उनको प्रत्येक वर्ष आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पहले कुछ मौसम निर्धारित होते थे आपदा आने के, लेकिन आज मौसम निर्धारित नहीं है। किसी भी मौसम में कभी भी आपदा आ जाती है, और आपदा से जो जन हानि होती है, धन हानि होती है, वो हमारे लिए बड़ा कि नुकसानदायक होता है, और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। उसको हम लोग वॉच कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि बारिश में ही हमें असली उसका टेस्ट होगा कि कितना स्टेबल हुआ है, उसमें और कुछ
दिखते हैं, तो हम लोग वॉच कर रहे हैं कि उसको अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारी टीम वहाँ तैयार है हर संकट के लिए। एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहें जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ विकास खंड के अंतर्गत आने वाले तमाम स्थानीय किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। कारण है जंगली जानवर आए दिन किसानों के खेतों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वहीं बात करें ग्राम सभा बड़गांव से लेकर ग्राम सभा मेरठ की, तो यहाँ तो अधिकांश किसानों के खेतों में जंगली सुअर ने कई एकड़ फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जिसको लेकर के इस वक्त स्थानीय किसान काफ़ी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि आज तक उनके बर्बाद हुए फसल का उन्हें एक भी मुआवजा वन विभाग के द्वारा नहीं मिला। वहीं स्थानीय किसान इस वक्त वन विभाग पर घोर लापरवाही करने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे गांव में बहुत सारे जंगली जानवर, जैसे हमारे राई, गोभी, आलू, मटर और इन सारी चीज़ों का निर्माण होता है, जिसमें सारे सुंगर सारे आकर ख़त्म कर देते हैं और हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, लाभ नहीं होता। और हमें इसके फ़ायदे के लिए कुछ जानकारी दें। और हम इतना महंगा महंगा बीज ला रहे हैं यहाँ पे और सुंगर वगैरह सब खत्म कर देते हैं और यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। तो हम गरीब आदमी है, ना है कोई सरकारी नौकरी है, ना ही कुछ है यहाँ पे, और खेती करके हम अपना जीवन जी रहे हैं। गाय भैंस पाल के हम अपने गुजारे करते हैं। कोई ना हमारे घर वाले नौकरी वाले, ना हमारे लड़के हैं नौकरी, कितने पढ़ाए भी वो बेरोजगार है, ना हमारी नौकरी है ना कुछ है। खेत में हमने फसल उगा रहे, उसी में सुंगर बना रहे पूरा उदड़ पुदड़ करके के। जंगली जानवर इस वक्त स्थानीय किसानों के खेतों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बड़ी बात तो यह है कि आए दिन जंगली जानवर स्थानीय किसानों के खेतों में पूरी तरह से उन फसलों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वहीं आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, जन टीवी के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से आज जन टीवी स्थानीय किसानों के खेतों में मौजूद है, जहां पर कई एकड़ भूमि की फसल इस वक्त पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं गेहूं, चाहे मटर की बात की जाए, चाहे अन्य फसलों की बात की जाए, तो लगातार जंगली जानवर इन फसलों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वहीं स्थानीय किसानों की अगर हम बात करना चाहें तो स्थानीय किसान इस वक्त भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। कैमरामैन साथी हिमांशु रावत के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के समर्थकों की अरेस्टिंग के बाद अब उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और उधम सिंह नगर और हरिद्वार में पुलिस सघन चेकिंग के साथ सभी इलाकों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात किया गया। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर इस संबंध में भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि आए दिन उधम सिंह नगर में खालिस्तान के प्रति झुकाव रखने वाले लोग चिन्हित होते रहे हैं। उधम सिंह नगर में खालिस्तान को लेकर हमदर्दी रखने वाले लोग हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में पोस्ट करने और शेयर करते थे, उनको पुलिस ने चिन्हित पर काउंसलिंग की है। हमारी उधम सिंह नगर और जो बाकी थोड़ा बहुत इधर अपने हरिद्वार यहाँ का अलर्ट किया हुआ, खास करके उधम सिंह नगर में हमारे मॉनिटरिंग। उनको क्या कुछ वैसे ऐसा है ना कि कोई किसी ने अनजाने में कुछ कमेंट कर रहा है उस पर, फिर उन लोगों को काउंसलिंग हो रही है, भाई ये आपने जो करे वो गलत है, काउंसलिंग हो रही है। जब ज़्यादा परसिस्टेंट हमको लगा कि इस पर काफ़ी हमको काम करना है तो फिर उनको खिलाफ फिर कार्रवाई भी की जाएगी। मंगलवार को इंटरनेशनल काउंसिल ऑन यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट विषयक कार्यशाला का आयोजन उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा फेयरफील्ड बाय मैरियट देहरादून में किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विशेष अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू, सचिव आपदा प्रबंधन, अपर सचिव आपदा प्रबंधन के अलावा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विशेषज्ञों और प्रौद्योगिकी के विकासकर्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। सीएम धामी ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में प्राकृतिक खतरों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान किए जाने के लिए एक सशक्त तंत्र को विकसित करना है। यह कार्यशाला आपदा प्रबंधन में नवीनतम अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लेकर आएगा और समाधान प्रदाताओं और एजेंसियों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक दिशा का निर्धारण करेगा। की हानि हुई थी, सारे हमारे काफ़ी नुकसान हुआ और हमने काफ़ी कुछ
उससे सबक भी लिया, काफ़ी कुछ सीखा भी। इस आपदा के बाद चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उत्तराखंड में अनेकों क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं हैं, कम्युनिकेशन है, संचार की व्यवस्था है, सड़क है, हेलीपैड है और इससे संबंधित जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको बढ़ाने पर और इनके विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और आप सब जानते ही हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ में जिस प्रकार से पुनर्निर्माण के कार्य हुए हैं और जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर उसको संपादित किया जा रहा है। एक समय था कि केदारनाथ की त्रासदी संपूर्ण विश्व को, मैं कहूँ कि सीधे सीधे कहीं न कहीं झकझोरने का काम उस उत्तराखंड की धामी सरकार के 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार के स्तर से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ देने का काम भी किया जाएगा। सूचना महानिदेशक भूषिंदर तिवारी ने बताया कि ब्लॉक और जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाया जा सके। तारीख को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम हम लोग देहरादून में आयोजित कर रहे हैं और जो जनपद मुख्यालय हैं वहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा जो विधानसभा हैं और जो ब्लॉक स्तर वहाँ पर भी बहुउद्देशीय शिविर और जो चिकित्सा शिविर हैं जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी, दवाओं का वितरण किया जाएगा, वो फिर ब्लॉक और विधानसभाओं में भी होंगे। तो पूरे सप्ताह ये कार्यक्रम जनसेवा के रूप में मनाया जाएगा और 23 तारीख को इसकी शुरुआत होगी। सरकार के बजट को लेकर हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में पूर्व सांसद बलराज पासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बलराज पासी ने राज्य सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बजट में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही सड़कों की स्थिति में भी जल्द सुधार आएगा। आने वाले समय में पर्यटन को लेकर भी नई संभावनाएं तलाश की जाएंगी। किसानों और युवाओं के लिए भी बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा पलायन रोकने के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। यह बजट सभी वर्गों को बेहद लाभ देगा। उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में जो भी बजट पेश किया गया है, इस बजट में विशेष रूप से चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे उद्यान का क्षेत्र हो, और सभी क्षेत्रों में जो है पर्याप्त जो है वो धन दिया गया है और एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। किसानों का भी, युवाओं का भी, मेडिकल क्षेत्र में भी सभी का ध्यान रखा गया है और मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक बजट है। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। दरअसल हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बीते दिन केंद्र सरकार को पत्र लिखकर हवाई अड्डे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की सिफारिश की, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी जॉली ग्रांट हवाई अड्डे को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करना चाहते हैं। लेकिन 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो केंद्र को प्रस्ताव भेजा था कि हवाई अड्डे का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर होना चाहिए। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने सवाल किए हैं कि भाजपा के लोग बताएं कि आखिर आदि गुरु शंकराचार्य से और पूर्व सीएम हरीश रावत के प्रस्ताव से उन्हें दिक्कत क्या है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा भी केंद्र सरकार को भेजा गया था और उनके द्वारा भी इसे स्वर्गीय अटल जी के नाम पर करने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन 2016 में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम पर जॉली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था।
अब भाजपा के लोग कम से कम गनीमत है उन्होंने गौतम अडानी जी के नाम पर इस हवाई अड्डे को रखने की बात नहीं कही और अटल जी का नाम लिया है। लेकिन कम से कम त्रिवेंद्र जी हों या पोखरियाल जी हों, उनको ये तो बताना चाहिए कि हरीश रावत जी के प्रस्ताव से उनको क्या दिक्कत है। पार्टी ने कभी भी किसी प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। कांग्रेस के जमाने में और कांग्रेस की सरकारों में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ देश की जनता जानती है, और वो काम कितने हुए हैं और कितने नहीं हो पाए हैं ये भी देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। जहाँ तक जोलीग्रांट एयरपोर्ट का प्रश्न है, वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति उसका समर्पण भाव है और देहरादून जोलीग्रांट का नाम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर होना चाहिए, ऐसी राज्यवासियों की मंशा भी है। ने उत्तराखंड इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। बहादुराबाद और रावली महदूद में सावित्री शिक्षा सदन इंटर कॉलेज का भी निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि बहादुराबाद क्षेत्र के रावली महदूद में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कक्षा और परीक्षा पर्यवेक्षक केंद्र का जायजा लिया। यहां पर परीक्षा सही पाई गई। हालांकि यहां पर मुख्य शिक्षा अधिकारी को पेपर में नकल करने की सूचना मिली थी, लेकिन मौके पर ऐसा कुछ नहीं पाया गया। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाने को परीक्षा केंद्र में पुलिस प्रशासन मौजूद था। हमारे ज़िले में और भी जितने ऐसे स्कूल हैं जिनमें छात्र संख्या भी ज़्यादा है, उनमें सब में हमने बाहर से केंद्र व्यवस्थापक और कस्टोडियन दिए हुए हैं। आज हमने 4 सेंटर का मैंने खुद ही निरीक्षण किया है और इस सेंटर पर मैं काफ़ी समय था। सभी सेंटर में परीक्षा व्यवस्थाएं शांतिपूर्ण चल रही हैं और लगातार मैं दूरभाष से भी संपर्क पे हूँ। जो हमारी चूँकि आज भौतिक विज्ञान का पेपर था, तो भौतिक विज्ञान के पेपर में हमने अपने जिला स्तरीय सचल दल और खंड स्तरीय सचल दलों को सक्रिय करके विशेष सेंटर चिन्हित करके उनको निर्देशित किया था। रुड़की के तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सौंपा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन क्रांति के बैनर तले किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश कंबोज ने कहा कि पुलिस के द्वारा शहर में लोगों के अनियंत्रित चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के बच्चे शहर में पढ़ने आते हैं जिनका पुलिस के द्वारा चालान किया जाता है, जिसको लेकर किसानों में रोष व्याप्त है। साथ ही साथ किसानों सरकार के द्वारा किसानों के गन्ने का इस बार दाम नहीं बढ़ाया गया। किसानों के द्वारा अपना सारा गन्ना मिल में डाल दिया गया है, लेकिन दाम ना बढ़ने से किसान परेशान है। उत्तराखंड में आज तक जब से उत्तराखंड बना है, कोई भी सरकार ऐसी नहीं जो किसान की सुध लेती हो। रही बात पड़ोस की बात करते हैं, जैसे एक दूसरे की करते हैं। उत्तर प्रदेश से पैदा हुआ उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में किसान के लिए सिंचाई फ्री, बिजली जो है वह फ्री किसान की ट्वेल के लिए। किसान की जो 1 लाख रुपए की कर्ज माफी हुई उत्तर प्रदेश में, और यहाँ उत्तराखंड में किसान के लारे किसान का शोषण हो रहा। लोगों के चालान अनियंत्रित तौर पर किए जा रहे हैं जिनका कि कोई नियंत्रण ही नहीं है। पता नहीं सरकार ने इनको परमिशन दे रखी है कि हमें इतना टारगेट में से लेना है तभी जाके हम पूरा तुम्हें रखेंगे यहाँ पे, नहीं तो रखेंगे नहीं। क्या चक्कर है क्या नहीं है, हम तो हमारी समझ से बाहर है। लोगों को परेशानी इतनी हो रही है, पब्लिक का पैसा लूट लूट के सरकार का। और अभी के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।